जो सबसे बड़ा नाम था, जिसका इतना आतंक था और दशकों तक ये आतंक चला। हमारे 5 कमांडोज मार दिए गए थे, तभी कह दिया था वहीं पर बहुत जल्दी इसका बदला लेगी यूपी पुलिस। एक ड्रेडेड इंटरनेशनल टेररिस्ट जो बाद में 9/11 तक में जिनकी भूमिका रही, उमर सैयद शेख। यूपी का जो एटीएस है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री। अब तक का सबसे विशाल और भव्य कुंभ भी इस वर्ष आयोजित किया गया। ये पिछला वाला भी रिकॉर्ड कहा जाता था, इसने तो सारे ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। नमस्कार, उत्तर प्रदेश पुलिस के इन हाउस पॉडकास्ट बियॉन्ड द बैच के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे अतिथि एक वेटरन आईपीएस अधिकारी हैं, श्री अरविंद कुमार जैन, जो 2015 में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के पद से सेवानिवृत्त हुए। सबसे उल्लेखनीय बात यह है, अ टेस्टमेंट टू सर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड क्रेडिबिलिटी, कि वो उत्तर प्रदेश काडर के पहले आईपीएस ऑफिसर बने जिन्हें भारत सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की संस्तुति पर सेवा विस्तार प्रदान किया गया। Sir has had a rich career across various paths and various verticals of UP, और इन्हीं उनके रिच एक्सपीरियंसेस के आधार पर आज कुछ बातें हम उनसे करेंगे। नमस्कार सर, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, मैं आपके करियर की बिल्कुल शुरुआत से आरंभ करना चाहूंगी। आपसे चर्चा के क्रम में जानकारी हुई कि उस जमाने में पुलिस के लिए एक फिक्स सेट ऑफ एग्जाम्स थे और फिर आईएएस में आने के लिए और एग्जाम्स देने पड़ते थे, लेकिन उसी जमाने में आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको एक पुलिस अधिकारी ही बनना है और आपने रिमेनिंग सेट ऑफ एग्जाम्स अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। तो इस तरह का सर फोर विजन या क्लैरिटी ऑन व्हाई यू वांटेड टू बी अ पुलिस ऑफिसर तब से आपको कैसे था? बचपन से कई बार कुछ बड़े नामी गरामी पुलिस ऑफिसर्स का फैमिली से इंटरेक्शन था। मेरे पेरेंट्स से उनका वो था, घर पे आना जाना था। स्पेशली मैं बीएस बेदी साहब से, जो यूपी काडर के ही हैं, उनसे बहुत इम्प्रेस था। ही वॉज एसपी जालौन। वो मुझे कभी कभी, छोटा था मैं, तो एंटी डकैती ऑपरेशन वगैरह में भी वीएलपी यूज़ करने के लिए साथ में ले जाते थे सिखाने के लिए। तो एक ऐसा इम्प्रेशन मेरे मन में था कि मुझे पुलिस में रहना है और सर्व करना है। लकीली आई गॉट यूपी काडर एंड आफ्टर दैट आई डिडंट अपीयर फॉर एनी अदर एग्जाम। सर, आपके करियर के शुरुआती सालों में ही, when you were serving as SP City बरेली, you managed to intercept and arrest some very formidable खालिस्तानी militants जिन्होंने पंजाब में बहुत आतंक मचाया हुआ था और एक आईपीएस अधिकारी की भी हत्या की थी। इस रोमांचक एपिसोड के संबंध में कुछ बताएं सर। देखिए, कानपुर में कानपुर आईजी जोन का मैसेज था कि हमारे यहाँ के एक विधायक विलायती राम कात्याल और उनके गनर की हत्या करके पंजाबी टेररिस्ट, सरदार सिख टेररिस्ट तराई की तरफ जा रहे हैं। तराई होते हुए निकलेंगे नेपाल। मैं एसपी सिटी बरेली था, तो ये जब मैसेज पास हुआ तो मैंने चेकिंग की। इट वाज माय गुड फॉर्चून कि आई गॉट होल्ड ऑफ दीज 2 टेररिस्ट एट ईस्ट लाइट होटल। स्टेशन रोड पे है, वो फेमस होटल है। वहाँ पर ये दोनों टेररिस्ट जो है मिल गए। इन्होंने पहले तो पॉइजन कंज्यूम कर लिया था, खैर इनको सेव कर लिया। बाद में पता चला कि बहुत ड्रेडेड टेररिस्ट हैं। उनके ऊपर उस समय 80,000 का रिवार्ड था और दोनों ने मेरे बैचमेट अविंदर सिंह ब्रार, एसएसपी पटियाला, और एसपी सिटी पटियाला, वो पटियाला स्टेडियम में दौड़ रहे थे, सुबह जॉगिंग कर रहे थे, उन दोनों का भी मर्डर किया था। एक क्लास के टेररिस्ट थे, वो पकड़े गए, बहुत साल जेल में रहे। बाद में बताते हैं सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल हो गई और मुझे और जो मेरे साथ 2-3 लोग थे, वी गॉट रिवार्ड आल्सो फ्रॉम गवर्नर पंजाब। वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इंस्पायरिंग रिटेलिंग। सर, जब आप एसपी फतेहपुर के पद पर थे, उस जमाने में फतेहपुर माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, बहुत नज़दीकी से वो वहाँ की गतिविधियों पर निगरानी रखते थे और आपका काम इतना बेहतर पाया गया कि आपको क्राइम कंट्रोल के लिए एक विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। तो उस समय सर किस प्रकार की आपकी कार्यप्रणाली रही, किस तरह के चैलेंजेस आए, उनके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, फतेहपुर जो है वो नोटोरियस डिस्ट्रिक्ट है और क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट है। मैं तब एसपी फिरोजाबाद था, तो 2-3 बड़े सीरियस इंसिडेंट्स वहाँ पर हो गए। सीन ऑफ क्राइम देखने के लिए
विजिट करने के लिए पीएम स्वयं आए। आपको पता है सब हेलीपैड्स बनते हैं, सब मीटिंग हुई, तो उसी में डिसाइड हुआ कि एसपी को चेंज किया जाए। तो आई वाज पोस्टेड देयर। बहुत चैलेंजिंग था, स्पेशली शेड्यूल कास्ट एट्रॉसिटी के लिए। फतेहपुर काफ़ी डिफेम्ड था, तो बहुत ज़बरदस्त एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन वहाँ पर लिया गया। ऑलमोस्ट 24 घंटे की पुलिसिंग रहती थी वहाँ पे। 600-700 क्रिमिनल्स को गैंगस्टर्स एक्ट में बंद किया। बहुत से बड़े नोटोरियस जो क्रिमिनल्स थे उनके एनकाउंटर हुए। एक एनकाउंटर में मैं स्वयं शामिल था, जिसमें कि 375 मैग्नम राइफल से फायरिंग की थी उसने। वो ददुआ का शिष्य था, ददुआ ने ही उसको दी थी ये। ही वॉज शॉट डेड। डे लाइट एनकाउंटर था, 11-12 बजे शुरू हुआ था, 3-4 बजे तक खत्म हुआ था। हजारों लोग, गांव वाले उसके स्पेक्टेटर थे, उसके विटनेस थे। तो सख्ती की गई, बेहिसाब सख्ती की गई, और उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा क्राइम हुआ जिसमें कि किसी को भी, सीनियर ऑफिसर को भी विजिट करना पड़े। और हर केस पर बहुत डिटरेंट एक्शन क्रिमिनल्स के खिलाफ लिया गया। और इस बात से कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बिल्कुल फ्री हैंड मुझे गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, और उसी का नतीजा रहा कि सख्त एक्शन हुआ। और करीब 8-9 महीना मैं वहाँ रहा। मैं और रहता, पर तब तक फैजाबाद में फायरिंग हो गई थी और बहुत लोग मर गए थे फायरिंग में 91 में। तो देन आई वाज पोस्टेड एज एसएसपी फैजाबाद। हाँ। Sir, your postings reflect the kind of confidence that the government had in you, sending you to these most challenging assignments. Sir, आपने अभी अपने उत्तर में ददुआ का भी उल्लेख किया, तो अब मैं अपना अगला प्रश्न उस पे पूछना चाहूंगी, जिसने बुंदेलखंड में, चंबल के एरिया में जो सबसे बड़ा नाम था, जिसका इतना आतंक था और दशकों तक ये आतंक चला, और एक बहुत वृहद प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अंत में इसे एलिमिनेट करने में सफल हुई। तो ददुआ के खिलाफ सर जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में बताइए। जो हमारी फील्ड फॉर्मेशन थी, एसपी एसटीएफ थे, एडिशनल एसपी थे, स्टाफ था, उन्होंने लगातार बहुत दिनों तक वहाँ कैंप किया। 2007 में देयर वाज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन यूपी एंड मायावती जी बिकेम चीफ मिनिस्टर। तो उनका ये था कि जो भी ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं, एसटीएफ उनको टारगेट करे केवल। तो ददुआ और ठोकिया पे किया गया कि ददुआ और ठोकिया के खिलाफ हमको कार्रवाई करनी है। तो टीम्स वहीं पर कैंप कराई गई और लगातार जो है वो कॉम्बिंग चली, और उसका नतीजा ये रहा, जो वर्तमान में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं अमिताभ यश, ही वाज एसएसपी देयर, वहीं पे एसटीएफ में तब। तो इन लोगों ने सब जो है घेराबंदी हुई और रात में एनकाउंटर हुआ, और पूरा जानकारी मुझको मोबाइल से हो रही थी, फायरिंग जब चल रही थी। मॉर्निंग में मैं आई रश टू चित्रकूट चॉपर से, और उन सबको फेलिसिटेट किया गया। उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने पुलिस वालों के लिए किसी को प्लॉट दिया, किसी को कुछ दिया। इवन आई गॉट 3 लाख कैश अवार्ड एंड अ पिस्टल फ्रॉम गवर्नमेंट। बहुत अच्छा वो था। ठोकिया में थोड़ा सा एक सेटबैक हो गया था कि हमारे 5 कमांडोज मार दिए गए थे, पर हमने बहुत ही जल्दी उसका बदला, तभी कह दिया था वहीं पर कि बहुत जल्दी इसका बदला लेगी यूपी पुलिस, एंड वी लिक्विडेटेड द एंटायर ठोकिया गैंग आल्सो। यही 2 मेन गैंग्स थे, ददुआ और ठोकिया। नहीं, बिल्कुल सर, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, और मैं अभी 2 ही वर्ष पहले चित्रकूट में नियुक्त थी, तो आज तक वहाँ की साइकी और डिस्कोर्स में ददुआ जैसे लोग ऐसे प्रभावशाली हैं और घुसे हुए हैं कि उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा चैलेंज था, जिसको इतना सक्सेसफुली रिजॉल्व किया गया। सर, एक और बहुत बड़े ऑपरेशन के साथ आप संबंधित हैं जब आप एसएसपी गाजियाबाद थे। एक ड्रेडेड इंटरनेशनल टेररिस्ट जो बाद में 9/11 तक में जिनकी भूमिका रही, उमर सैयद शेख, उनके द्वारा कुछ फॉरेन नेशनल्स को अबडक्ट करके वहां पे रखा गया था, और आपकी टीम द्वारा आपके नेतृत्व में सफलतापूर्वक उन्हें उन हॉस्टेजेस को रिकवर किया गया। उसके बारे में बताएं सर। पहले क्या होता था कि मोबाइल फोन 94 में नहीं थे, वायरलेस सेट हमेशा खुला रहता था।
तो वायरलेस सेट पे मैंने एक मैसेज सुना, मैं ऑफिस में बैठा था अपने कॉन्फिडेंशियल ऑफिस में, कि वो एक वायरलेस सेट पे एक स्टेशन से कहा जा रहा है कि भाई ये कोई आपके यहाँ है कोई इंग्लिश जानने वाला, कोई हमारे यहाँ एक पागल है वो पकड़ा मिला है और वो इंग्लिश में ही बात कर रहा है। तो मैंने उस पर इंटरवीन किया, मैंने कहा आप किस किस उससे पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? तो डर के मारे ही डिसअपियर्ड वो मोबाइल वो छोड़कर, वो होमगार्ड वगैरह था संभवतः। खैर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हेड मोहर्र आया, उसने बताया कि साहब इस तरीके से एक पकड़ा गया है, पागल सा लग रहा है, अंग्रेज है, हम भी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, बड़ा डिस्टर्ब सा है। तो आई इमीडिएटली रश टू पुलिस स्टेशन मसूरी। तो देन आई टॉक टू दैट मैन, वो मुझे उस जगह मैं उसको लिवा ले गया जहां पर कि उसको रखा गया था। देन आई रियलाइज कि वहां पे सब चेन्स वगैरह जो गाय भैंस बांधने की मोटी मोटी चेन होती हैं वो वहां पे थी, उसकी सब खिड़की दरवाजे सील कर रखे थे और वो बिस्लरी की बॉटल्स में ही वो यूरिन वगैरह पास करता था, उसमें रह रहा था। उसकी बात देखकर समझ में आ गया कि ये कुछ किडनैपिंग का है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट अ मेंटल केस। हम लोग वहां पर ये सब पूछताछ कर ही रहे थे, इतने में ही एक गाड़ी थोड़ी दूर पे सड़क थी जो हाईवे है, हापुड़ हाईवे, उस पर आकर रुकी और उससे कुछ लोग जो हैं वो आए। बाद में वो एनकाउंटर हुआ और उसमें उमार शेख पकड़ा गया। अलकायदा का नंबर 2 था उस समय, हमें तो पता नहीं था कि ये कौन है। वो तो बाद में उसकी शनाख्त हुई और उसको पहचाना गया कि ये उमार शेख है और ओसामा के बाद नंबर 2 इसका वो है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11 ऑल्सो। डैनियल पर्ल का भी इसने बिहेडिंग की थी पाकिस्तान में। तो वो हम लोगों ने पकड़ा और हमारी टीम गई थी, उसमें मैंने ही रवाना किया था और उसमें पर इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल दे डाइड ऑन द स्पॉट। पर हमने चारों अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन्स को उसमें फ्री करा लिया था, जिनके बदले टेररिस्ट 10 टेररिस्ट का रिलीज डिमांड कर रहे थे फ्रॉम द देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरसिम्हा राव। तो वो एक अच्छा एक वो था, पर वी लॉस्ट 2 ऑफ आवर वेरी वेरी ब्रेव सोल्जर्स आल्सो इन दैट इंसिडेंट। उसमें अमेरिकन एम्बेसडर ने फेलिसिटेट भी किया था, फ्रैंक विजनर ने। और बाद में आपको जैसा पता ही है उस टेररिस्ट को कंधार में रिलीज कर दिया, जसवंत सिंह साहब एक्सचेंज में छोड़ के आए थे। तो वेरी dreaded terrorist, और इट वाज अ वेरी notable achievement of गाजियाबाद पुलिस एट दैट टाइम। इट सर्टनली वॉज सर। और आई थिंक कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी इस बात से प्रमाणित होती है कि बाद में जब 9/11 पर डॉक्यूमेंट्री बनी तो आपका उसमें मेरा इंटरव्यू लिया गया। हाँ, पूरा इंटरव्यू है उसमें। जी सर, क्योंकि CNN ने लिया था। इतने बड़े टेररिस्ट को आपने फर्स्ट हैंड पकड़ने में सफलता दिखाई थी। सर, उत्तर प्रदेश में ATS की जो स्थापना है उसका श्रेय आपको दिया जाता है। तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ सर कि इस तरह के स्पेशलाइज्ड वर्टिकल की क्या आवश्यकता आपको महसूस हुई और इसकी स्थापना में किस प्रकार की उल्लेखनीय बातें या कोई उल्लेखनीय चैलेंजेस आपके सामने आए? देखिए 2007 के एंड में यहाँ पे 3 कचहरी में ब्लास्ट हुए थे। मैं आई वॉज IG जोन लखनऊ ऑल्सो, IG STF भी था मैं। वो 3 कचहरी में से 2 कचहरी मेरे एरिया में थी, जुरिस्डिक्शन में थी, एक फैजाबाद और एक लखनऊ, तीसरा हुआ था वाराणसी में। तो उन 2 के मैं घटनास्थल देखे, पूरा समझा। हमारे पास उस समय यूपी पुलिस के पास में इस प्रकार की कोई एक्सपर्टीज नहीं थी टेररिस्ट के संबंध में। तो एक बार मुख्यमंत्री जी से इसके संबंध में चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनको इसके बारे में ब्रीफ किया कि जिस तरह मुंबई के पास सबके पास ATS है, यूपी के पास भी होनी चाहिए। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा और दिस गोज टू हर क्रेडिट कि विद इन 48 आवर्स ये ऑर्डर भी हुई, ATS फॉर्म भी हुई और ग्रेजुअली थोड़ा सा समय लगा उसको। स्कॉर्पियो गाड़ियां फर्स्ट टाइम खरीदी गई 9-9 लाख की। होम डिपार्टमेंट उसके लिए तैयार नहीं था, फिनांस तैयार नहीं था। धीरे धीरे आज की तारीख में मैं इतना कह सकता हूं कि यूपी का जो ATS है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री। और इतना ज़बरदस्त डेटा बैंक है, इतना अच्छा काम
एटीएस कर रहा है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट में एटीएस को बहुत स्ट्रेंथन किया गया है। पूरे नेपाल बॉर्डर पे, जेवर में और अयोध्या में, देवबंद में यूनिट्स एस्टेब्लिश हो रही हैं। इसके बड़े दूरगामी परिणाम मैं समझता हूं कि प्रदेश के लिए होंगे। और शुरुआती दिनों में 3-4 साल हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया एटीएस में, पर आज एटीएस मजबूती से खड़ा है। और ये जमीन एक्वायर कराई थी सरोजनी नगर में, हम ही लोगों ने करी थी, और वहीं पे बहुत बढ़िया अब तो बन गया है उसका एटीएस का हेडक्वार्टर। और बहुत अच्छा काम एटीएस के द्वारा यूपी में किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कोई इस तरह के ब्लास्ट वगैरह या इस प्रकार के कोई इंसिडेंट्स नहीं हैं। पहले कभी संकट मोचन, कभी यहाँ कभी हम, बहुत ब्लास्ट होते रहते थे। तो इस सब पे बड़ा जबरदस्त नियंत्रण उसकी वजह से हुआ है। सर, आपने बहुत लंबे समय तक डीजी ट्रेनिंग के रूप में कार्य किया है। आप डीजी एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी भी रहे हैं। सर, जैसा आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश ने आज तक की सबसे बृहद भर्ती 60,000 कांस्टेबल्स की एक बार में बहुत पारदर्शी तरीके से की है। तो इसके दृष्टिगत सर, आप इनकी ट्रेनिंग से संबंधित और इतने मैसिव स्केल पे जो इनकी ट्रेनिंग अब प्रस्तावित है, उससे संबंधित क्या सीख साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा यूपी पुलिस से कि 60,000 प्लस की भर्ती हुई है। हालांकि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी को ऑलमोस्ट डबल किया है। हमारी कैपेसिटी करीब 25,000 की मैं मानता हूँ। जो ट्रेनिंग पुलिस लाइंस में होती है और पीएससी बटालियंस में होती है, वो उस लेवल की नहीं होती है जैसे कि पीटीएस में या पीटीसी में या एकेडमी में होती है। हम लोगों ने ये इस्टेब्लिश किए थे सुल्तानपुर वाला पीटीएस, जालौन में पीटीएस, उन्नाव की कैपेसिटी को बहुत बढ़ाया गया। उन्नाव का पीटीएस अब बहुत अच्छा पीटीएस है। मेरठ पीटीएस की कैपेसिटी को डबल किया गया था। तो मेरा यही कहना है कि ट्रेनिंग इन्हीं सेंटर्स पे हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो। और ये ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर कि हमको गेस्ट प्रोफेसर्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि प्रॉपर जो है वो हर सब्जेक्ट पे ब्रीफिंग हो सके। मैंने एक कॉन्सेप्ट उस समय रखा था, डायनेमिक पाठ्यक्रम का जो सिलेबस बनता है। ये नहीं कि आज बन गया वो 10 साल तक वही चल रहा है, 10 साल पुराना। नए जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, नए गवर्नमेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो लगातार उसमें ऐड होते रहने चाहिए डे टू डे बेसिस पे। तो एक डायनामिक सिलेबस होना चाहिए, वो उससे पढ़ाया जाना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट तब उस समय इंट्रोड्यूस किया था, मेरे ख्याल से अभी चल रहा होगा। अगर सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो नोटेबल जजमेंट्स हैं, अगर वो उसमें इंक्लूड होते रहेंगे और हम सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स को उनकी ब्रीफिंग देते रहेंगे, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है हमसे कि हम बिल्कुल अपडेटेड रहने चाहिए लॉज के बारे में। और हमें, चाहे वो निर्भया का हो, चाहे जो भी हो, जो भी ऑर्डर्स हो रहे हैं, पॉक्सो है, जो भी है, वो सब पढ़ाए जाने चाहिए। और वो शायद आप पढ़ाए भी जा रहे हैं। जी सर। तो उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान जितना दिया जाएगा, उतना ही फायदा आगे चल के यूपी पुलिस को 30-35 साल मिलेगा। ये बहुत खुशी की बात है। बहुत इसको मैं नोटेबल अचीवमेंट मानता हूँ गवर्नमेंट का और भर्ती बोर्ड का, कि ये बहुत ही एक शानदार तरीके से भर्ती हुई है। पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है यूपी पुलिस ने, और ईमानदारी की एक मिसाल दी है। और जिस तरह से भर्ती हुई है, मैं समझता हूँ कि यूपी पुलिस के लिए ये लोग अगले 30-32 साल एक जबरदस्त एसेट साबित होंगे। सर, अब तक का सबसे विशाल और भव्य कुंभ भी इस वर्ष आयोजित किया गया, जो कुछ ही सप्ताह पहले संपन्न हुआ है। सर, आपके इतने लंबे अनुभव में, अपने कार्यकाल के दौरान और उसके बाद अब वर्तमान तक, आपने उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भूमिका है, जो कार्य क्षमता है इस प्रकार के वृहद आयोजन कराने में, उसको किस हिसाब से बदलते हुए देखा है? और सर, वर्तमान में आप इस कार्य क्षमता के बारे में क्या मानते हैं? मैं एक कुंभ करा चुका हूँ 1992 का। उस समय टेररिज्म का बहुत जबरदस्त खतरा था। हर की पैड़ी को उड़ाने के लिए टेररिस्ट ने धमकी दी थी। तो 1992 का मैंने हरिद्वार का कुंभ कराया था। मैं अब की गया था इस कुंभ को देखने, और अभी गया जब मेन बेदिंग डेज निकल गए थे, उसके बाद में गया।
जो मैंने वहां पर पुलिस अरेंजमेंट्स देखे, जो सफाई का लेवल देखा, जो मैंने लोगों से बातचीत की वहां पे, तो मतलब इनक्रेडिबल आप उसे कह सकते हैं। इनक्रेडिबल इज द वर्ड। जिस तरीके से वहां पे हमारे पुलिस फोर्स ने मेहनत करी है, और जिस तरीके से किसी प्रकार का कोई क्राइम, चाहे वो किडनैपिंग का हो, चाहे वो चेन स्नैचिंग के हो, ऐसे में बहुत होते हैं। सब लोग मिलजुल के सब लोग नहा रहे हैं, और खुशी खुशी आ रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं। वो एक देखने लायक सीन था। और इस प्रकार का पुलिस अरेंजमेंट, मतलब 60-65 करोड़ लोगों के लिए, ये तो मतलब अब तक का एक, मैं समझता हूँ, पूरा रिकॉर्ड ही है। पिछला वाला भी रिकॉर्ड कहा जाता था, इसने तो सारे ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और जिस तरीके से वो मैनेज किया गया पूरा अरायल क्षेत्र में और इधर के क्षेत्र में, मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। हम लोग वहाँ जाते थे बीच बीच में, संडेज में वहाँ स्नान करने संगम में। जो व्यवस्थाएं हैं और जो बनाई गई इस गवर्नमेंट के द्वारा, और यूपी पुलिस ने जो वहाँ पे ड्यूटीज दी हैं, वो एक लेसन होगा पूरे वर्ल्ड ओवर पुलिस फोर्सेस के लिए, कि उसको स्टडी करें कि किस प्रकार क्राउड मैनेजमेंट, और कोई किसी की कोई कैजुअलिटी ना हो डूबने से, उसके लिए अलग यूनिट्स तैनात थी। एटीएस अलग सक्रिय थी, एसटीएफ अलग सक्रिय थी, कमांडोज अलग लगे हुए थे। तो बहुत बहुत ही क्रेडिबल है। जी जी सर। सर, अभी कुछ वर्ष पूर्व तक हम अपनी आईपीएस ट्रेनिंग के कोर ट्रेनिंग में किसी फॉरेन कंट्री को विजिट करते थे एज अ केस स्टडी व्हिच क्लेम टू हैव वेरी रोबस्ट policing. But sir, I think after this kind of Kumbh arrangement, India has become a potential host for such training programs. You for, are absolutely you know, correct. for even for trainees coming from Western nations. Yes, you because, are absolutely correct. I agree with you. अंत में मैं ये पूछना चाहूंगी कि मोबाइल टावर्स की सिक्योरिटी, जब मोबाइल टावर्स की स्थापना शुरू हुई, तभी से आप इससे बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं। और उस जमाने में मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गे वगैरह इनको अटैक करते थे, यहाँ क्राइम कमिट करते थे, ऑयल थेफ्ट के, ऑयल पिल्फरेज के ऑर्गेनाइज कार्टल्स चलते थे। और सर, आज तक आप बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज के साथ उनके मोबाइल टावर्स की सिक्योरिटी पर पोस्ट रिटायरमेंट भी कार्यरत हैं। तो सर, जैसे जैसे मोबाइल टेलीकॉम पेनिट्रेशन बढ़ा है, ये चैलेंजेस किस तरह से बदले हैं, और आज वर्तमान में किस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस इस स्पेस में हैं? देखिए, प्रेजेंट सीएम ने और प्राइम मिनिस्टर ने ये आह्वान किया है कि हर गांव में एक 5G का टावर होना चाहिए। तो उसके लिए लैंड लेना, उसको मैनेज करना, लोकल कभी कभी कुछ इश्यूज आते हैं, लोकल क्रिमिनल्स के इश्यूज आते हैं। फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम मेरी जानकारी में आई थी व्हेन आई वाज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। मेरे से मिले थे एयरटेल के लोग, कुछ और कंपनीज के, किस इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। उसमें बहुत मदद की गई थी। और एक डीजल का पूरा एक नेक्सस था, उसको ब्रेक किया गया था, उस पर एक्शन लिया गया था। और वो मेरा जो उस समय का एक्शन लिया हुआ था, वो मुझे पोस्ट रिटायरमेंट, मैं जो जुड़ा हूँ इंडस टावर्स से, ये इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया। तो उसको देख रहा हूँ। तो बहुत से चैलेंजेस इसमें आते हैं, पर इससे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, और बहुत से बच्चे गाँव में ही रह रहे हैं, जो पहले दूर मेट्रोज वगैरह में जाते थे, वहीं से मैनेज कर रहे हैं। एक तरह का वर्क फ्रॉम होम, और उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। हर इंफॉर्मेशन इमीडिएटली पास ओवर होती है, कोई भी घटना होती है तो। पर यह है कि उसके लिए थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं। और पर प्रेजेंट गवर्नमेंट में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हुई है, तो वो भी चैलेंजेस काफ़ी कम हो गए हैं। पर बड़ा अच्छा इस फील्ड में काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इतना वाइड कवरेज 5G का पूरे यूपी में हो चुका है कि आने वाले समय में लोगों को बड़ी सहूलियत होगी, और बहुत से बच्चों को एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। थैंक यू सर, आपने हमारे सभी सवालों के इतने क्लियर, इतने लूसिड आंसर्स दिए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट के क्रम में भी, और आपसे जो इनफॉर्मली बात हुई उसके क्रम में भी, इतनी इंस्पिरेशन हम लोग ड्रॉ करते हैं। बिकॉज फॉर यंग ऑफिसर्स लाइक अस हु हैव जॉइन्ड इन द एरा ऑफ हाई टेक गैजेट्स, हाई स्पीड कार्स, इट्स सो इंस्पायरिंग टू हियर अबाउट द काइंड ऑफ अचीवमेंट्स दैट यू हैड without the aid of all these things. So it's been incredible speaking to you, sir. बहुत बहुत
धन्यवाद कि आप थैंक इस यू पॉडकास्ट में आए, आपने थैंक यू समय वेरी मच निकाला। थैंक यू Thank you वेरी so मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप इस पॉडकास्ट को और इससे जुड़े हुए अन्य एपिसोड्स को यूपी पुलिस के ऑफिशियल चैनल पर यूट्यूब पे देख सकते हैं और यदि आपको ये अच्छे लगते हैं तो कृपया इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब भी करें।